हिंदी चीनी भाई भाई 1950 के दशक का एक बहुत ही फेमस स्लोगन जो उस समय के हर इंडियन और हर चाइनीज़ की ज़ुबान पे था। लेकिन 1960 का दशक आते आते ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों के बीच डिस्प्यूट्स बढ़ते ही गए। एक वॉर हो चुकी है, कई छोटे मोटे झगड़े हो चुके हैं और सिचुएशन अभी भी टेंस्ड है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस की हिस्ट्री के बारे में। कहाँ से इंडिया चाइना के रिलेशन शुरू हुए, कैसे रहे और कहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट हुए। सो वेलकम टू माई चैनल एवरीवन, दिस इज़ मयंक, यू आर वॉचिंग इतिहासकार एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। हम में से बहुत लोग यही जानते हैं या यही मानते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन तब से स्टार्ट हुए जब से बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो इंडिया से चाइना में फैलना शुरू हुआ, जो कि है फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो सबसे पहले रिकॉर्ड्स मिलते हैं, इंडियन रिकॉर्ड्स जो मिलते हैं जहाँ चाइना का जिक्र है, वो मिलते हैं सेकेंड सेंचुरी बीसी से, बुद्धिज़्म के फैलने से अप्रॉक्सीमेटली 200 साल पहले से। बुद्धिज़्म के फैलने से पहले कुछ और रिकॉर्ड्स भी मिले हैं इंडिया की तरफ से जहाँ पे चाइना का जिक्र मिलता है। उनमें से एक है चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र में मिले कुछ रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने चाइनीज़ सिल्क ड्रेस और चाइनीज़ सिल्क बंडल को मेंशन किया है। खाली इंडियन रिकॉर्ड्स ही नहीं, उस समय कुछ चाइना के रिकॉर्ड्स भी हैं, बुद्धिज़्म से पहले के कुछ चाइनीज़ रिकॉर्ड हैं जिसमें इंडिया का जिक्र है। चाइना के दो फेमस हिस्टोरियन सीमा कुआंग और झैंग कुआंग की एक फेमस बुक द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रेट हिस्टोरियन में एक वर्ड मिलता है शेंडू। शेंडू वर्ड बेसिकली उस समय उन्होंने सिंधु सिविलाइजेशन के लिए रेफ़र किया गया, जो इंडस सिविलाइजेशन थी जो पाकिस्तान में है, तो उन्होंने सिंधु को शेंडू प्रोनाउंस करा। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि भाई बुद्धिज़्म स्प्रेड होने से पहले भी इंडिया और चाइना में रिलेशंस थे, कॉन्टैक्ट्स थे। अब बात आती है कि जब बुद्धिज़्म इंडिया से चाइना में फैलना शुरू हो गया, उसके बाद के रिलेशंस कैसे थे। फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद से कई इंडियन स्कॉलर्स और मॉन्क्स चाइना जाने लगे। उसमें से काफ़ी फेमस थे बोधिधर्मा पल्लव डायनेस्टी के थे। उन्होंने चाइना में चैन बुद्धिज़्म की शुरुआत करी, उसको फैलाया। उन्होंने शाओलिन मॉन्स्ट्री के जो मॉन्क्स थे उनको फिज़िकल ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी, जो बाद में शाओलिन कुंफू के नाम से फेमस हुई, और यहाँ हम उसे सिंपली आज की डेट में कुंफू के नाम से भी जानते हैं। तो धीरे धीरे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ता गया। इंडिया की चोला डायनेस्टी ने चाइना के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस मेंटेन करे हुए थे। इसका पता यहाँ से चलता है कि जो आज के तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उस समय चोला डायनेस्टी का मेन होमलैंड था, वहाँ पे कई एंशिएंट चाइनीज़ कॉइन्स मिले। चोला डायनेस्टी के जो राजा थे, राजा चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोला, उन्होंने चाइना के साथ एक सिक्योर सी रूट एस्टेब्लिश करा हुआ था ट्रेडिंग के लिए। चोला नेवी ने उस समय श्रीविजय एम्पायर को कॉन्कर कर लिया था, जो आज के डेट में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर का पार्ट है, ताकि चाइना के साथ एक सिक्योर सी ट्रेडिंग रूट बन जाए। खाली ट्रेड ही नहीं, कई कल्चरल एक्सचेंज भी दोनों कंट्रीज़ के बीच हो रहे थे। 8th सेंचुरी में चाइना के कई एस्ट्रोनॉमर्स ने इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा के टेबल ऑफ साइंस को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इसके बाद एक उनके और फेमस एस्ट्रोनॉमर गौतम सिद्धा, जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन की थे, उनकी फैमिली इंडिया से ही थी, उन्होंने नवग्रह कैलेंडर को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इसके बाद चेंजेस जो आने शुरू हुए वो हुए 16th सेंचुरी के बाद से, जब यूरोप और एशिया के बीच में सी रूट ओपन हो गया। वास्को डी गामा ने सी रूट इंडिया तक के लिए खोज लिया था, वो आगे भी एक्सपैंड हो गया। तो उस समय एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक सी ट्रेड स्टार्ट हो गया। उस टाइम यूरोप में चाइनीज़ सिल्क और चाइना की चाय पत्ती की बहुत डिमांड थी, स्पेशली ब्रिटेन में। और चाइना एक बहुत बड़ी मात्रा में अपना सिल्क और चाय पत्ती ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता था, और इसके बदले में ब्रिटेन उसको सिल्वर कॉइन्स देता था। जो डीलिंग थी वो सिल्वर कॉइन्स में होती थी। लेकिन चाइना ब्रिटेन से बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट करता था, मतलब जितना वो एक्सपोर्ट करता था वो उसका कुछ भी परसेंटेज नहीं था। और ये चीज़ ब्रिटेन को बहुत खटकती थी, क्योंकि उनका ख़जाना नीचे हो रहा था और वो नहीं चाहते थे कि उनकी इकनॉमी चाइना से कम हो। तो वो कुछ ना कुछ सोचते रहे कि भाई हम चाइना को क्या ऐसी चीज़ बेच सकें, क्या इंपोर्ट कर सकें। तो उनको मौका मिला जाके 19th सेंचुरी में।
अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, 19th सेंचुरी में चाइना और इंडिया के बीच में 2 इनडायरेक्ट वॉर्स हुई। वो कौन कौन सी थी? पहली वॉर फर्स्ट ओपियम वॉर, पहला अफीम युद्ध, ओपियम के लिए एक पूरी वॉर हुई थी। अब वो वॉर हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब उसमें मोस्टली परसेंटेज इंडियन सोल्जर्स की थी, तो वो इनडायरेक्टली इंडिया और चाइना की वॉर थी। वो बेसिकली इस रीज़न की वजह से शुरू हुई कि उस समय जो ओपियम था, अफीम थी, वो चाइना में एज अ मेडिकल ड्रग कंसीडर की जाती थी, एक पेन किलर की तरह यूज़ होती थी। वो बहुत महंगी आती थी, तो जो बहुत रिच क्लास थी चाइना की वो इसे अफोर्ड कर पाते थे, नॉर्मल लोग नहीं कर पाते थे। तो ब्रिटेन ने क्या डिसाइड करा कि वो बंगाल, इंडिया में अफीम की खेती करेंगे और उसे चाइना में इलीगली स्मगल करेंगे। वहाँ के जो स्मगलर हैं लोकल, उनको देंगे ताकि वो उसे सस्ते दामों में लोगों को बेचें और ताकि वहाँ के लोगों को लत लग जाए और उसकी डिमांड बढ़ जाए और वो चाइना पे प्रेशर बना सकें कि भाई हमसे अफीम ख़रीदो। उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बात जो उस समय की क्विंग डायनेस्टी थी, वहाँ के राजा को जब पता लगी तो उन्होंने ब्रिटेन की रानी को लेटर लिखा। कहते हैं कि उन्होंने आज तक वो लेटर पढ़ा ही नहीं, पढ़ा भी हो तो उनको तो सब पता था, क्योंकि ये सब तो चीज़ें मिली जुली थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी काम तो इंग्लैंड गवर्नमेंट के लिए करती थी। तो जब उनको इंग्लैंड की रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उसके लिए एक डिप्लोमेट अपॉइंट किया। उसको उन्होंने बोला कि भाई तुम इस चीज़ को हैंडल करो। पहले तो उन्होंने इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करी, दूसरी कंट्री से बात करके, ये सब करके, बट डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने, जो चाइनीज़ डिप्लोमेट थे, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करनी शुरू करी। भाई जो ब्रिटिश शिप्स थे उनको पोर्ट पे उतरने नहीं दिया और इवन उन्होंने कई जो माल पकड़ा उनका उसे जला दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बहाना मिल गया। वो तो काइंड ऑफ एक वॉर चाह रहे थे चाइना के साथ। अब 1839 में दोनों नेशंस के बीच में वॉर शुरू हो गई। इसके बीच के कुछ और रीज़न भी हैं, बट वो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फर्स्ट ओपियम वॉर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। 1839 में दोनों की वॉर शुरू हो गई। उस समय चाइना में के अंदर कुछ रेवोल्यूशंस भी चल रहे थे, काइंड ऑफ सिविल वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी। 1839 का ईयर ऐसा है जिसे चाइनीज़ कहते हैं कि उनकी मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से स्टार्ट हुई। तो ओपियम वॉर शुरू हो गई और ये वॉर चली अप्रॉक्सीमेटली 4 साल, 1842 तक। और ये वॉर चाइना हार गया क्योंकि उस समय ब्रिटेन टेक्नोलॉजिकली चाइना से बहुत एडवांस था, स्पेशली उनकी नेवी बहुत एडवांस थी। उसने चाइना को हरा दिया, ट्रीटी साइन हुई। जब ये ओपियम वॉर चल रही थी उस समय एक वॉर और हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। वो थी सीनो सिख वॉर या सिख चाइना वॉर 1841 में। अब आप लोग कहेंगे कि भाई सिख एम्पायर चाइना से कब लड़ा, तो ये एक वॉर हुई थी। बेसिकली उस समय JNK और लेह लद्दाख पे एक डोगरा किंग का राज्य था, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह हरि सिंह के परदादा थे। हरि सिंह वही थे जो पार्टीशन के टाइम पे JNK के किंग थे। तो गुलाब सिंह जो राज्य चलाते थे वो सिख एम्पायर की छत्र छाया में चलाते थे, सिख एम्पायर के अधीन थे। गुलाब सिंह के एक जनरल थे जोरावर सिंह, जिन्होंने सिख एम्पायर को लेह लद्दाख तक एक्सपैंड कर दिया था। उन्होंने सोचा कि भाई अब तिब्बत पे भी कब्जा करते हैं ताकि जो ट्रेड रूट है उसको और सिक्योर कर लेंगे। 1841 में उन्होंने तिब्बत पे अटैक कर दिया, बट ये उनका जो मिशन था वो सक्सेस नहीं हो पाया। वहाँ के हार्श वेदर्स की वजह से वो उन पे जीत नहीं पा सके और इस लड़ाई में वो मारे गए। इसके बाद तिब्बत ने, जो उस समय क्विंग डायनेस्टी के अधीन था, क्विंग डायनेस्टी के अंडर आता था, उन्होंने सोचा कि हम लद्दाख और लेह को कैप्चर कर लेते हैं। उन्होंने रिटेलिएट करा, लेह लद्दाख पे चढ़ाई शुरू करी, लेकिन गुलाब सिंह ने अपने नेफ्यू की मदद से उन्हें हरा दिया। तो दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले गए। ना गुलाब सिंह को कोई एक्स्ट्रा टेरिटरी मिली, ना तिब्बतियंस को कुछ मिला। फिर दोनों ने डिसाइड करा कि भाई हम एक ट्रीटी कर लेते हैं, जो बाद में साइन हुई, ट्रीटी ऑफ चुशूल। बेसिकली ये वॉर चली थी अप्रॉक्सीमेटली 1 साल, 1842 तक। ट्रीटी का रीज़न एक ये भी था कि चाइना की कंकरेंसी ऑलरेडी ओपियम वॉर में उलझी पड़ी थी। वहाँ पे अंदर खुद रेवोल्यूशंस भी चल रहे थे, सिविल वॉर भी चल रही थी, तो वो उस लड़ाई को एक्सपैंड नहीं करना चाहती थी। और उसी टाइम सिख एम्पायर के भी डिस्प्यूट्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्टार्ट हो गए थे,
क्योंकि 1839 में रणजीत सिंह की डेथ के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे सिख एम्पायर पे कब्जा करना स्टार्ट कर रही थी। इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 100 साल तक इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी क्लैश नहीं हुआ। चाइना के अंदर अपनी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे। इंडिया के अंदर भी अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, रेवोल्यूशन चल रहे थे। फाइनली 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उसके 2 साल बाद चाइना में सिविल वॉर ख़त्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना पे रूल हो गया। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अलग होके अपना एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, जिसे ताइवान के नाम से जानते हैं, और चाइना को नाम मिला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे फोर्सफुली अपना कंट्रोल कर लिया। चाइना तिब्बत को शुरू से ही अपना पार्ट मानता है, जबकि तिब्बत अपने आप को एक फ्री स्टेट कहता है। इसके बाद नेहरू ने चाइना को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारे कोई भी पॉलिटिकल या टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है तिब्बत को लेके, लेकिन उन्होंने तिब्बत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई तिब्बत के पास जो स्पेशल राइट्स पहले से हैं, तिब्बत के लोगों के पास जो राइट्स हैं स्पेशल, वो रहने चाहिए। इसके बाद 1954 में इंडिया ने अपने नए मैप्स पब्लिश करे, जिसमें अक्साई चीन को उन्होंने अपना पार्ट दिखाया। अक्साई चीन स्विट्ज़रलैंड जितना बड़ा एरिया है। अब इतने बड़े एरिया पे इंडिया भी अपना क्लेम करता है और चाइना भी अपना क्लेम करता है। इसके बाद 1959 में चाइना की तरफ से इंडिया को एक लेटर मिला, जिसमें ये लिखा गया था कि किसी भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मैकमोहन लाइन को कभी भी मान्यता नहीं दी या उसे नहीं माना। इंडिया को चाइना की हरकत के बारे में तब पता लगा जब उन्हें पता लगा कि भाई चाइना उस रीजन में सड़क डेवलप कर रहा है, रोड डेवलप कर रहा है। और उन्हें तब पता लगा जब ऑलमोस्ट रोड डेवलप हो चुकी थी। बेसिकली उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, सैटेलाइट्स नहीं थी, इनिशियल स्टेज में पता नहीं लग पाया, और इंडियन पेट्रोल्स वहाँ इतने नहीं होते थे। तो जब इंडिया को ये पता लगा तो इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, कई छोटे छोटे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए। इसके बाद मार्च 1959 में तिब्बत में एक रिवोल्ट हुआ चाइना के अगेंस्ट। चाइना ने इसे फोर्सफुली क्रश कर दिया। उसके बाद जो 14th दलाई लामा थे, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थे, वो वहाँ से भाग के इंडिया आ गए। उनके साथ कई हज़ार रेफ्यूजीज़ भी आए। इंडिया ने उन्हें शरण दे दी। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में उन्होंने अपनी तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल एस्टेब्लिश की। इसके बाद चाइना ने इंडिया पे कई ब्लेम्स लगाए कि भाई इंडिया तिब्बत में इम्पीरियलिज्म फैला रहा है, ये वो। अब उसके बाद अराउंड 1960 में चाइना ने अप्रॉक्सीमेटली 1,04,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बोला कि भाई जिस पे इंडिया अपना हक बता रहा है, ये एरिया इंडिया का नहीं है, हमारा। और जो पूरा बॉर्डर है उस पर उन्हें एक रेक्टिफिकेशन चाहिए। इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में छोटे छोटे डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। लेकिन इंडिया को ये लगता था कि चाइना इतना एग्रेसिव नहीं होगा, एक फुल स्केल वॉर नहीं होगी। हालांकि इंडिया यहाँ पे गलत था। इसीलिए इंडिया ने उस हिसाब से प्रिपरेशंस भी नहीं की थी। बहुत ज़्यादा आर्मी भी उन एरियाज़ में डिप्लॉयड नहीं थी। इसीलिए जब वॉर हुई तो इंडियन आर्मी वहाँ पे आउटनंबर्ड हो गई। लेकिन इसके बावजूद इंडियन आर्मी बहुत बहादुरी से लड़ी। उन्होंने चाइनीज़ आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, अक्साई चीन में भी और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे भी। ये लड़ाई अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना चली। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक। 21 नवंबर को सीज़फायर हो गया था। इसके बाद चाइना ने काफ़ी ज़्यादा एरिया अक्साई चीन में कैप्चर कर लिया था। चाइना ने बोला कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर वहाँ से पीछे हट गए हैं, बट इंडिया ने इस क्लेम को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद 1967 में इंडिया और चाइना के बीच में 2 क्लैशेस हुए। एक था नाथुला और दूसरा था चोला। ये दोनों सिक्किम बॉर्डर के पास हुए। इन दोनों इंसिडेंट्स में इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी को वापस उनके बॉर्डर्स की तरफ धकेल दिया। कई चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए, कुछ इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए। इसके बाद से इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स धीरे धीरे कम हो गए। 1978 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे, वो बीजिंग के दौरे पे गए थे। तो 70s, 80s, 90s और 2000 के फर्स्ट डिकेड में कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं हुए, रिलेशन ठीक रहे। ऑल्दो 1971 की वॉर में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब अगला डिस्प्यूट जो हुआ वो हुआ डोकलाम डिस्प्यूट 2017 में। डोकलाम बेसिकली एक टेरिटरी है जिसको चाइना भी क्लेम करता है और भूटान भी क्लेम करता है। सो चाइनीज़ ट्रूप्स ने वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। अब भूटान इंडिया के कहलाई है, तो इंडिया भूटान की हेल्प के लिए वहाँ पहुँचा।
अराउंड 270 इंडियन सोल्जर्स अपने वेपन्स लेके और 2 बुलडोज़र्स लेके वहाँ पहुँचे। उन्होंने चाइना को वहाँ रोड बिल्ड करने से रोका। दोनों के बीच में कई हीटेड आर्गूमेंट्स हुए, चीज़ें थोड़ी सी डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश की गई। अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने बाद ये स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ और दोनों इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी वापस अपनी अपनी पोजीशंस पे चली गई। और जो लेटेस्ट इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट हुआ, क्लैश हुआ, वो हुआ अभी 2020 में। आप सब लोग जानते हैं गलवान वैली में जो हुआ। हमारे कई इंडियन सोल्जर्स उसमें शहीद हुए। उन्होंने बहुत बहादुरी से अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करा, इंडिया को डिफेंड करा और कई चाइनीज़ सोल्जर को मार गिराया। उन लोगों को सल्यूट है। और यार न्यूज़ के अकॉर्डिंग मानेंगे तो बस इंडिया और चाइना की लड़ाई हो ही गई थी और 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, बल्कि ऐसा नहीं है। आज की डेट में कोई भी नेशन दूसरे नेशन के साथ डायरेक्ट क्लैश अवॉइड करता है, वॉर अवॉइड करता है, क्योंकि वॉर का मतलब है इकनॉमी का डाउन जाना। और आज की डेट में जहाँ कोविड की वजह से हर कंट्री की इकनॉमी डाउन जा रही है, वहाँ चाइना अपने इकनॉमी ऊपर करने के चक्कर में है, यूएस ऊपर जाने के चक्कर में है, सुपर पावर बनने के चक्कर में है। और इंडिया भी ये नहीं चाहेगा कि जो उसकी इकनॉमी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है कोविड की वजह से, वो और डाउन जाए। तो इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से, डिप्लोमेटिकली तरीके से चाइना को वापस उसकी बाउंड्रीज़ में धकेल दिया। और इस बार इंडिया ने चाइना को बता दिया कि ये 1962 वाला इंडिया नहीं है, ये बिल्कुल प्रिपेयर है। अगर वॉर होती है तो इंडिया बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छे से चाइना को जवाब देगा। सो यही था आज की वीडियो में इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। कहाँ से शुरू हुए, कैसे रहे, कहाँ से बिगड़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।